अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक सच्ची इबरतनाक कहानी। भोपाल के नवा में एक पहाड़ी सिलसिला और जंगल दूर तक फैला हुआ था। वहाँ एक गांव रामगढ़ अपनी आबादी और वहाँ के ठाकुर राजकुमार की वजह से बहुत मशहूर है। रामगढ़ में कई एकड़ ज़मीन पर मुहित एक हवेली है जो किसी दौर में राजकुमार की मलकियत थी। हवेली के बड़े गेट पर एक बड़ी सी तख्ती लगी है जिस पर राजकुमार अफ्रीका वाला लिखा है। किसी वक्त उस तख्ती पर सोने का मलमा चढ़ा हुआ था, मगर अब उस पर सोने का नामो निशान नहीं है। तख्ती अपनी रंगत खो चुकी है, हवेली उजड़ चुकी है और एक खंडर का मंजर पेश करती है। अब उसमें जंगली जानवर, सांप और बदरूहें राज करती हैं। लोग उस हवेली की तरफ जाते हुए खौफ खाते हैं। उस वीरान और खंडरनुमा हवेली को देखकर देखने वाले के जिस्म में डर और खौफ की लहरें सरायत कर जाती हैं। लगता है अभी कोई बदरू उस हवेली से बाहर निकलकर उसकी रूह को फना कर देगी। हालांकि उस हवेली में हीरे और जवाहरात मदफन हैं जो कभी राजकुमार और उसके ख़ानदान की मलकियत थे, मगर किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो हवेली के अंदर जाकर कोई कीमती जेवर उठा लाए। राजकुमार के खानदान का कोई भी फर्द सवाए मेरे जिंदा नहीं है। सबके सब एक जोगी की बद्दुआ की भेंट चढ़ चुके हैं। एक वक्त था हवेली में हर वक्त रौनक रहती थी, हर लम्हा खुशियों का समा रहता था। कमरों में ज़ेबाइश के लिए कई चीज़ें सोने की बनाई गई थीं, क्योंकि राजकुमार सोने का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका कारोबार यूरोप के अलावा अफ्रीका के कई ममालिक में भी था। वो इन ममालिक में सोने की कानें तलाश करके वहाँ से सोना निकाल कर दीगर ममालिक में फ़रोख्त करता था। उसके इस कारोबार को किसी किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल न था। उसके पास सैकड़ों मुलाजिम थे जो ये काम गैर कानूनी तरीके से और कानून की हिफाजत करने वालों को ख़रीद कर करते थे। राजकुमार के हाथ बहुत ही लंबे थे, उसके ताल्लुकात ऊपर की सतह तक थे। राजकुमार को रामगढ़ का बादशाह कहा जाता था। उसका ख़ानदान बहुत बड़ा था। उसके बेटे और बेटियां भी औलाद वाले बन गए थे। वो सब के सब ऐश कर रहे थे। राजकुमार और उसका बड़ा बेटा प्रकाश ज्यादा वक्त कीनिया में गुजारते थे। नैरोबी में उनका बड़ा और शानदार दफ्तर था। राजकुमार का छोटा बेटा कभी दिल्ली और कभी बम्बई में होता था। उसका नाम राकेश था। राकेश इंतहाई हद तक हुस्न परस्त था। उसकी बीवी अर्चना लाखों में एक थी, फिर भी वो इधर उधर मुंह मारने से बाज ना आता था। उसका बेटा राजेंद्र कुमार और प्रकाश का बेटा सुरेंद्र कुमार हम उम्र थे। वो दोनों ही राकेश पर गए थे। दौलत की फरावानी ने उनको बहुत बिगाड़ दिया था। वो अपने दादा राजकुमार की दौलत दोनों हाथों से लुटा रहे थे। राजकुमार जब अफ्रीका से लौटता तो हवेली में जश्न का सा समा होता। उसी वजह से उसका नाम राज अफ्रीका वाला पड़ गया था। कई तो उसे सिर्फ अफ्रीका वाला ही कहते थे। रामगढ़ के इलाके में अक्सर जोगी और साधु वगैरह का गुजर रहता था। अक्सर तो राजकुमार की अमारत का जिक्र सुनकर अपनी खाली झोली भरने की आस लेकर आते थे, मगर राजकुमार फराख दिल नहीं था। गरीबों, मज़ारों और गर्जमंदों की मदद करने के सिलसिले में वो बेहद कंजूस था। हवेली के दीगर मकीन भी उसके नक्शे कदम पर चलते थे। वो मौसम बहार के दिन थे। राजकुमार उन दिनों अफ्रीका गया हुआ था। राकेश बम्बई वाले दफ्तर में था। हवेली में राजेंद्र और सुरेंद्र थे कि एक जोगी अपनी जवान बेटी गीता को साथ लिए राजकुमार की हवेली तक आ पहुंचा। जोगी की बेटी बड़ी शीला की शादी हो रही थी। जोगी राजकुमार की अमारत की धूम सुनकर वहां अपनी बेटी शीला के जहेज के सिलसिले में मदद लेने के लिए आया था। उसे उम्मीद थी कि राजकुमार की हवेली से इतना कुछ मिल जाएगा कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। राजेंद्र और सुरेंद्र ने जोगी के हमरा उसकी बेटी गीता को देखा तो देखते ही रह गए। गीता हसीन ही इतनी थी कि देखने वाले लम्हों में उसके हुस्न के सहर में जकड़ जाते थे। उसकी आंखों के बेनाम जज्बे राजेंद्र और सुरेंद्र को अपने दिलों में उतरते महसूस हुए। उन्होंने आंखों आंखों में एक दूसरे से बात की और जोगी को यकीन दिलाया कि वो उसकी बेटी के जहेज के लिए इतना कुछ देंगे जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जोगी ने उनकी चिकनी चुपड़ी बातों का यकीन कर लिया। राजेंद्र और सुरेंद्र ने जोगी को बताया कि उनका दादा राजकुमार दिल्ली गया हुआ है, वो रात को देर से आएगा, वही तुम्हारी बेटी के लिए जहेज वगैरह के सिलसिले में मदद करेगा। हम इस सिलसिले में तुम्हारी सिफारिश करेंगे तो दादा जान इनकार ना करेंगे, इसलिए तुम रात को हवेली में ही रह जाओ, सुबह रकम लेकर चले जाना।
जोगी ने उनकी बात मान ली। उसे नौकरों वाला एक कमरा दे दिया गया। गीता को अलहदा कमरा दिया गया जहां एक नौकरानी भी रहती थी। ये सब राजिंदर और सरिंदर का मंसूबा और चाल थी। रात को उन दोनों ने गीता को जबरदस्ती बेआबरू कर डाला। सुबह हुई तो गीता जिंदा ना थी, उसने खुदकुशी कर ली थी। जोगी ने अपनी जवान बेटी का हशर देखा तो बिलक बिलक कर रोने लगा। जोगी ने रोते रोते आसमान की तरफ मुंह उठाया और बिलक बिलक कर राजिंदर और सरिंदर को शराब देता रहा। भगवान करे तुम दोनों कभी औलाद की खुशियां ना देख पाओ। तुम्हारे खानदान का कोई भी फर्द जिसका इस हवेली से ताल्लुक हो, वो मर्द हो या औरत, औलाद पैदा ना कर सके। ये हवेली वीरान हो जाए और कोई तुम्हारा नाम लेवा ना रहे। ये कहकर जोगी ने गीता की लाश कंधे पर डाली और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां उसने गीता की लाश को आग लगा दी और खाली हाथ लौट गया। उसके बाद उस जोगी की कोई खबर न मिली और ना ही वो दोबारा उस हवेली की तरफ लौट कर आया। राजिंदर और सरिंदर ने जोगी के शराब को कोई अहमियत ना दी और फिर से ऐशो मस्ती की दुनिया में गुम हो गए। जोगी ने गीता की चिता जहां जलाई थी वहां से कभी कभी गीता की चीखें सुनाई देती थीं, जो उस हवेली तक पहुंचती थीं। लगता था कि गीता की आत्मा इधर उधर भटक रही है। यूं ही एक साल बीत गया। राजकुमार के खानदान पर जोगी की शराब का कोई असर जाहिर ना हुआ। एक साल बाद राजकुमार का छोटा बेटा राकेश बम्बई वाले दफ्तर में मुर्दा पाया गया। उसके कत्ल की वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। राजकुमार ने दौलत पानी की तरह बहाई, मगर पुलिस लाख कोशिश के बावजूद ये मुअम्मा हल करने में नाकाम रही। राजकुमार मेरे नाना थे। मैं उनकी बेटी सुनीता का बेटा हूँ। मैं राजिंदर और सरिंदर से बहुत ही छोटा हूँ। मैं भी अपने वालिदैन के हमरा उसी हवेली में रहता था। कई बातों और वाक़यात का मैं ऐनी शाहिद हूँ। जब राजिंदर और सरिंदर ने जोगी की बेटी गीता को बेआबरू किया था, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल होगी। बाद के हालात भी मेरी आंखों ने देखे हैं। जोगी की बद्दुआ अब रंग लाने लगी थी। 4 साल मजीद गुजर गए थे। उस हवेली में कोई बच्चा पैदा ना हुआ। कोई औरत अगर उम्मीद से थी तो उसका हमल भी किसी न किसी बहाने ज़ाया हो गया। राजिंदर और सरिंदर की शादियां एक ही दिन बड़ी धूमधाम से हुईं। उस रोज़ हमारी हवेली में जश्न का सा समा था। मेरे नाना ने तिजोरियों के मुंह खोल दिए थे। इतना खाना पकाया गया कि इंसानों से वो सारा खाना ना खाया गया। जो बच गया वो जंगल में जानवरों के खाने के लिए फेंक दिया गया। वो राजिंदर और सरिंदर की सुहाग रात थी। वो अपने अपने आरास्ता कमरों में अपनी अपनी दुल्हन के साथ जिंदगी का नया सफ़र शुरू कर रहे थे और हवेली में शीला की चीखें और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। उसकी आत्मा हवेली में भटक कर अपने साथ होने वाली ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। राजिंदर और सरिंदर ने एक ही ख़ानदान से शादी की थी। उनकी बीवियां आपस में बहनें थीं। उनका ताल्लुक भी अमीर कबीर ख़ानदान से था। सुबह हुई तो राजिंदर और सरिंदर के चेहरे बुझे बुझे से थे। लगता था वो रात भर सो नहीं सके। उनकी बीवियां भी उलझी उलझी सी लग रही थीं। 2 दिन और रातें मजीद बीत गईं। राजिंदर और सरिंदर के लबों पर से मुस्कुराहट गायब हो गई। उनकी खामोशी और खलाओं में घूरते रहना किसी तूफान का पेशखैमा लग रहा था। 4 दिन बाद उनकी बीवियां अपने वालिदैन के घर चली गईं और फिर लौट कर ना आईं। उन्होंने राजिंदर और सरिंदर से अलहदगी का फैसला कर लिया। राजिंदर और सरिंदर ने भी उस फैसले को तस्लीम कर लिया। हमारी हवेली में हलचल सी मच गई। मेरे नाना और मामू सुरेश गुस्से से खोलने लगे कि सेठ अशोक ने बेटियों को घर बैठा कर उनकी तौहीन की है। उसने बेटियों को घर ही बिठाना था तो उसने उनकी शादियां क्यों की थीं? राजकुमार और सुरेश अशोक से बात करने के लिए उसके घर जाने को तैयार हुए तो राजिंदर और सरिंदर ने उनको रोक लिया। आप लोग अशोक कुमार के पास ना जाएं। क्यों ना जाऊं? हम दोनों औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। हम कभी बाप नहीं बन सकेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। राजकुमार तो झुंझला गया। राजिंदर और सरिंदर ने जोगी की बेटी के साथ ज्यादती करने की तफसील के साथ साथ जोगी के शराब का बताया तो राजकुमार और सुरेश सर पकड़ कर बैठ गए। जोगी के शराब में इतना असर होगा इसका तो किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। राजिंदर और सुरिंदर की हालत काबिले रहम हो गई। उन्होंने सोचा भी ना होगा कि ऊपर वाला उनको इतनी कड़ी सजा देगा। हवेली में अब मातम का सा समा था। जोगी को हर हालत में और हर कीमत पर तलाश करके हवेली में लाया जाए। राजकुमार ने अपने खास लोगों को हुक्म दिया, जो हुक्म सरकार, हम उस जोगी को ढूंढ ही लाएंगे। उन लोगों ने बड़े दावे किए मगर उनके तमाम दावे धरे के धरे रह गए और जोगी का कोई सुराग न मिला। न जाने वो कहाँ चला गया था। राजकुमार के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था क्योंकि वो राजिंदर और सरिंदर से बहुत प्यार करता था। वो उसकी दौलत और जायदाद के वारिस थे।
उन्हीं दिनों राजकुमार को एक और सदमे से दो चार होना पड़ा। बहरी जहाज में भारी मालियत का सोना हिंदुस्तान आ रहा था। इस बार राजकुमार ने माल बुक न कराया था। उसके किसी साथी या दुश्मन ने मुखबरी कर दी थी और उसका तमाम माल बंदरगाह पर पहुंचते ही पकड़ा गया। राजकुमार ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह सरकारी एहलकारों के पेट भरकर माल छुड़वा ले, मगर उसकी कोई तदबीर और मालो दौलत काम न आई। तमाम माल बहक के सरकार जब्त हो गया और उसके साथ ही राजकुमार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2 दिन बाद राजकुमार रिहा तो हो गया, मगर अखबारात में अपनी बदनामी और रुसवाई की खबरें वो बर्दाश्त न कर पाया। मालो दौलत भी उसके किसी काम ना आ सके और वो जिंदगी से नाता तोड़ गया। सब कुछ खत्म हो गया। रामगढ़ में सफ़े मातम बिछ गई। जोगी की शराब आंधी बनकर राजकुमार की हवेली में दाखिल हुई और सब कुछ मलिया मेट कर डाला। राजिंदर और सरिंदर की बीवियों के वापस मेके जाने की वजह भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मालूम हो गई और फिर ये खबर आग की मानिद रामगढ़ के अलावा दूसरे देहातों में भी पहुंच गई और वो दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। उन्होंने हवेली से बाहर निकलना छोड़ दिया। फिर एक रात खामोशी से अपनी उस महरूमी का इलाज कराने की गर्ज से वो बम्बई रवाना हो गए। फिर वहाँ से दिल्ली, मगर कोई भी डॉक्टर, हकीम, साधु और सन्यासी उनकी महरूमी का मदावा न कर सके। दौलत पानी की तरह बहाई गई, मगर जोगी की शराब का तोड़ ना मिल सका। अंकल सुरेश ने उन दोनों को कीनिया बुलवा लिया कि मुमकिन है वहाँ उनका इलाज हो जाए, मगर वहाँ भी उनको कामयाबी ना मिली। फिर वहाँ से उन्हें इंग्लैंड भिजवाया गया, मगर वहाँ भी उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। खुशियाँ उनसे रूठ गई थीं। उनको अपने जुर्म की भयानक सज़ा मिली थी। अब वो पछताते थे, मगर कुछ हासिल न था। बज़ाहिर वो बहुत खूबसूरत और भरपूर जवान थे, मगर उनका अंदर दीमक ज़दा हो गया था। वो वापस रामगढ़ लौट आए और फिर एक रोज़ उन दोनों ने खुदकुशी कर ली। राजकुमार की हवेली एक बार फिर गमों में डूब गई। आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बाकी मकीन भी जिंदगी से नाता तोड़ गए। तो अंकल प्रकाश ने मुझे कीनिया बुला लिया। अब मैं ही इस खानदान का वाहिद और आखिरी वारिस था। मैंने अपनी आंखों से उस हवेली को बर्बाद होते देखा था, इसलिए मैं बेहद हसास हो गया था। मुझे भी अब ये महसूस होने लगा था कि मैं भी उसी महरूमी का शिकार हूँ जिसके शिकार राजिंदर और सरिंदर हुए थे, मगर मैंने उस पर काबू पाने का अहद कर रखा था। मैंने ये अहद किया कि मैं एक बार फिर उस हवेली को उसी तरह आबाद करूँगा जिस तरह मेरे नाना ने आबाद कर रखी थी। अंकल सुरेश भी अब बूढ़े हो गए थे। अब कारोबार का बोझ भी मैंने ही उठाना था। 1 साल तक मैं कारोबार के रमूज से वाकफियत हासिल करता रहा। फिर मैंने ज़िंदगी के कारज़ार में कदम रख दिए। सोने की कानों की तलाश में मैंने दिन रात एक कर डाला। मुकामी मजदूर निहायत कम कीमत पर मिल जाते थे, मगर वहाँ कबीला सिस्टम होने की वजह से तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अफ्रीका उस दौर में भी एक तारीख बरे-आज़म था। मैंने काफ़ी मेहनत की और वहाँ ही एक मुकामी कंपनी के साथ मिलकर सोने का एक ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया। उन लोगों ने मेरी कंपनी और मेरे साथ बहुत ताउन किया और वहाँ से हम सोना निकालने में कामयाब हो गए। वो बहुत बड़ी कांध थी जिसने न सिर्फ मुझे बल्कि राजकुमार एंड कंपनी को भी अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। मैं अब माली तौर पर मजबूत हो गया था। इस अरसे में अंकल सुरेश भी चल बसे और मैं ज़िंदगी की उस दौड़ में तन्हा रह गया। अब मैं अमीर तरीन शख्स था। हसीन और नौजवान लड़कियां मुझ पर फरीफ्ता होने के लिए बेताब रहती थीं, मगर मैं तो एक अधूरा और नामुकम्मल इंसान था, इसलिए मैं उनसे दूर भागता था। मैं अंदर ही अंदर कुड़ने लगा। मैं एक गहनाया हुआ चांद था। न जाने मुझे क्यों ये यकीन था कि मैं एक ना एक दिन मुकम्मल मर्द बन जाऊंगा, मगर अभी मेरी तवज्जो कारोबार पर थी। मज़ीद 1 साल तक मैं कामयाबियां हासिल करना चाहता था। उसके बाद मैंने अपनी मर्दानगी की बहाली पर तवज्जो देनी थी। उन्हीं दिनों एक अफ्रीकी मुल्क की मुकामी पार्टी से एक जजीरे में वाक़े एक कान से सोना निकालने का मुआहिदा तय पाया था। 6 माह बाद जब हमने वहाँ से सोना निकालने का प्रोग्राम बनाया तो मालूम हुआ कि उस इलाके में एक फोंग नामी कबीले का कंट्रोल है और उन लोगों की मदद के बगैर वहाँ कदम भी नहीं रखा जा सकता। सोने की कानों पर भी उन्हीं का कब्जा है। फोंग एक कदीम तरीन और तारीखी कबीला था। उनकी औरतों के बारे में मशहूर था कि काली रंगत के अलावा उनमें हसीन होने की तमाम सलाहियतें भरपूर तौर पर मौजूद थीं। उनकी सरबराह एक औरत ही थी जिसको वो मलिका कहते थे। उसका नाम मिकूदा था। उसके हुस्न के बारे में लोग बताते थे कि वो एक आतिश फिशा थी। मलका मेकूदा उस जजीरे की मुख्तारे कुल थी। उस जजीरे तक पहुंचना एक नहायत ही कठिन और मुश्किल मरहला था। कबीले के लोगों के अलावा किसी और शख्स के वहां जाने की इजाज़त ही न थी।
फांग कबीले की औरतें अपनी नाक में हर वक्त एक निहायत छोटा सा ताला लगाए रखती थीं, जो कि सोने के बने होते थे। मलका महकूदा की नाक में भी एक सोने का ताला लगा हुआ था, जो दूसरे तमाम तालों से बड़ा था। सोने की कान को उन्होंने एक बड़ा सा दरवाज़ा बनाकर बंद कर डाला था। उस दरवाजे पर लगा हुआ ताला भी सोने ही का था। उस ताले की चाबी वो ताला था जो मलका महकूदा की नाक में लगा हुआ था। उसकी चाबी मलका के पास थी। जब तक मलका की नाक वाला ताला ना खुले, कान का दरवाज़ा ना खुल सकता था। मलका महकूदा एक अयाश मलका थी। उसने शादी ना की थी। उसके हुस्न का रूप और जलवा ही इतना ताकतवर था कि उसके कबीले का कोई फर्द और कोई औरत उसके आगे ज़ुबान ना खोलते थे और ना ही उससे आंख मिलाकर बात करते थे। कोई बाहर की दुनिया का मेहमान उस जजीरे में आ जाता और जब मलका महकूदा के सामने पेश किया जाता तो वो मलका महकूदा के हुस्न को देखकर दंग रह जाता। मलका अजनबी की ख्वाहिश जान जाती और हुक्म देती कि अजनबी को मेहमान का दर्जा देकर उसकी खातिर मदारत की जाए। यूं अजनबी का खौफ कम हो जाता, मेहमान की अच्छे अंदाज में खिदमत की जाती। उसके बाद मलका महकूदा उसे तन्हाई में अपनी ख्वाबगाह में बुलाती, जो खसूसी तौर पर बनाई गई थी। जब मेहमान मलका का नीमुरियां जिस्म देखकर अपने आप में न रहता तो मलका उससे पूछती, तुम सोने की तलाश में आए हो दोस्त? हाँ, नहीं नहीं नहीं। अजनबी की ज़ुबान उसका साथ न दे पाती कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। मैं उस सोने की कान की मलका हूँ। अगर मैं तुम्हारी बन जाऊँ तो फिर ये सब कुछ तुम्हारा होगा। मलका के अल्फाज अजनबी के कानों में रस घोलने लगते। फिर जब उसकी जिन्स की आग ठंडी होती तो अजनबी ज़िंदगी की बाजी हार चुका होता। मलका में कोई ऐसी हीवानी कशिश थी, जिस्म में कोई ऐसा जहर था कि जो भी मर्द उसके हमरा रात गुजरता वो जिंदा न रहता। मर्द का जिस्म नीला पड़ जाता और वो अपनी ज़िंदगी गवा बैठता। फांग कबीला और उनकी मलका के बारे में अनोखी मालूमात जानकर मैं खौफज़दा सा हो गया। सोचा भूल जाऊं उस जजीरे को और सोने की कान को। बिला आखिर मैंने उस मुहिम को सर करने और उस आग में कूदने का फैसला कर लिया। मैंने हिंदुस्तान से 2 काबिल आमिल और साधु बुलवाए, उनको भारी रकम भी दी और मलका महकूदा के बारे में तमाम मालूमात बताकर उनसे इस सिलसिले में मदद करने को कहा। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस राज को खोजने की भरपूर कोशिश करेंगे कि मलका महकूदा में ये ख़ास ताकत कहाँ से और कैसे आई है। कई माह की सोच विचार के बाद मैंने उस जजीरे में जाने का फैसला कर लिया। कई लोग कहते थे कि ये जजीरा आसेब ज़दा है और यहाँ बदरूहें रहती हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया से आने वाला कोई भी फ़र्द वापस ज़िंदा या मुर्दा कभी लौट कर नहीं आया। मगर हकीकत ये ना थी। असल हकीकत मलका महकूदा थी। जजीरे का एक तरफ समंदर था। मैंने एक कश्ती किराए पर ली। मेरे पास दूरबीन थी। मैं वहाँ सिर्फ दूरबीन से जायज़ा लेना चाहता था। साधु और आमिल अपनी ड्यूटी पर जंगलों में घूमने निकल गए। मैं मुसलसल 1 माह तक जजीरे के साहिल के आसपास घूमता रहा और दूरबीन की मदद से जजीरे के अंदरूनी मनाजिर को देखकर उनके नक्शे तैयार करता रहा। वो एक ऊंची सी पहाड़ी थी। वहां तक पहुंचते हुए मुझे शाम हो गई। अंधेरा फैल चुका था। मैंने दूरबीन की मदद से इधर उधर निगाह दौड़ाई तो मुझे मलका महकूदा की रिहाइश का नजर आ गई। ऐसा लगता था वहां कोई जश्न मनाया जा रहा है। मेरी नज़रें मलका महकूदा पर मरकूज थीं। उसके हुस्न ने मुझे इतनी दूर से भी मदहोश कर डाला था। पहली बार मेरा दिल बेकाबू हुआ था। मलका शराब के खुमार की मानद मेरे दिलो दिमाग पर छा गई थी। मैंने वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया, इस अहद के साथ कि मैं फिर लौट कर आऊँगा और उस जजीरे से फातेह बनकर लौटूंगा। मैं लौट तो आया, मगर मुझे किसी पल चैन न था। कई माह की सरतोड़ कोशिशों के बाद मलका की ताकत का राज मालूम हो गया। आमिल और साधु ने मिलकर ये राज खोजा था कि जजीरे के साथ ही एक और जजीरा है जिसका रकबा निहायत ही कम है। वहाँ पर कोई इंसान आबाद नहीं है और वहाँ सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बंदरों की है। उस जजीरे में कुछ दरख्त ऐसे हैं जिन पर अंगूर की मानित एक फल लगता है और वो हर मौसम में होता है। लोग उस फल को जेशवा कहते हैं। उस फल की कई खसूसियात हैं, लेकिन सबसे अहम खासियत ये है कि उसका एक दाना खाने से इंसानी जिस्म में एक अजीब तरह की ताकत पैदा हो जाती है। मर्द खाए तो उसकी मर्दानगी में बेपनाह इजाफा और ताकत पैदा होती है। अगर औरत खा ले तो उसमें एक मखसूस कशिश पैदा हो जाती है कि मर्द उसके बाजुओं के हिसार में आकर मोम की तरह पिघल जाता है और औरत एक ऐसी फातिहा बन जाती है जो अपनी उस अनोखी ताकत के बलबूते पर मर्द को ज़ेर करने की सलाहियतों से माला माल हो जाती है। मगर उसका एक नुकसान ये भी है कि जिसने जेशवा खाया हो वो तो जिंदा रहता है, मगर वो जिसने जेशवा ना खाया हो जिंदगी से नाता तोड़ जाता है। जेशवा एक फ़र्द के लिए अमृत और एक के लिए जहर बन जाता है।
मलका महकूदा 1 माह बाद उस जजीरे में आती थी और जेशवा खाकर लौट जाती थी। मलका के अलावा बंदर किसी और जीरू को अपने जजीरे में दाखिल ना होने देते थे और ना ही वो किसी को जेशवा खाने देते थे। ये जानकर मैंने अहद कर लिया कि मैं उस जजीरे में ज़रूर जाऊंगा और जेशवे का फल ज़रूर खाऊंगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी ज़िंदगी से आजिज़ था जिसमें मर्दानगी नहीं, उसका जीना भी बेकार है, मगर वहाँ जाना तो ख़तरे से खाली ना था। मैंने सुन रखा था कि जंगल में रहने वाले भी कभी कभी नहायत ही खौफनाक और बेदर्द बन जाते हैं और वो इंसान की जान लेने से भी दरेक नहीं करते। और फिर उस जजीरे में जेशवा के दरख्त उन बंदरों के कब्जे में थे। 2 माह इसी सोचो बाजार में गुजर गए। मैंने देहाती और पसमानदा इलाकों में उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो पालतू बंदरों का नाच और तमाशा दिखाकर रोज़ी कमाते हैं। जल्द ही ऐसे लोग मुझे मिल गए। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको एतमाद में लिया और उनको तमाम बात बताकर उनसे इस सिलसिले में मदद की अपील की, मगर उन्होंने उस जजीरे में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे एक और गांव और एक ऐसे बंदर वाले का पता दिया जिसके पास एक काली बंदरिया थी जिसका ताल्लुक उसी जजीरे के बंदरों से बनता था। मैं कई मील का सफ़र तय करता हुआ उस तक जा पहुंचा। उसने पहले तो इनकार कर दिया, मगर जब मैंने उसे काफ़ी रकम लालच दिया तो वो मेरे हमरा उस जजीरे तक जाने पर तैयार हो गया। वो बताने लगा कि एक बार उस जजीरे में वो जा चुका है, मगर वो जेशवा की तलाश में ना गया था और ना ही उसे जेशवा की खूबियों का इल्म है। उस शख्स ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो मुझे जेशवा ज़रूर खिलाएगा। उसकी बंदरिया का ताल्लुक उन बंदरों के कबीले से है, वो बंदरिया को साथ लेकर जाएगा, फिर उसकी मौजूदगी में बंदर उसे कुछ ना कहेंगे। उसने जंगल तक पहुंचने के लिए एक सहराई रास्ते का इंतखाब किया। बिला आखिर हम पहाड़ों की वादी में पहुंच गए। घने दरख्तों की कतारें नजर आने लगी। यहाँ से ही बंदरों वाले जजीरे का आगाज होना था। चलते चलते हम ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां से नीचे का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मदारी ने मुझे एक तरफ इशारा करके बताया कि वो बंदरों का मस्कन है और वहाँ ही जेशवा के पौधे हैं। मैंने दूरबीन से देखा कि एक मादा बड़े पत्थर पर रानी बनी बैठी है और एक बंदर उसके सामने बैठा ऐसे अंदाज से देख रहा है जैसे वो उस पर अपने प्यार का इजहार कर रहा हो। फिर मदारी अपनी बंदरिया को लेकर नीचे गहराई में उतरने लगा। उसने मुझे ताकीद की कि मैं किसी भी सूरत में नीचे ना आऊं। जब बंदरों ने मदारी और बंदरिया को देखा तो वो सब के सब हैरतज़दा होकर मदारी और बंदरिया की तरफ देखने लगे। तमाम बंदर जहाँ थे वहीं साकित हो गए। इतने में मदारी ने अपनी बंदरिया को आज़ाद कर दिया। तमाम बंदर बंदरिया के इर्द गिर्द जमा हो गए और बंदर सरदार बंदरिया को साथ लेकर गार की तरफ चल पड़ा और फिर वो दोनों गार में दाखिल हो गए। कई और बंदर भी पहाड़ी के दामन में उतर गए। 2 बंदर जो पत्थर पर बैठे हुए थे, उनकी नज़रें मुसलसल मदारी का ताकुब कर रही थीं। उन्होंने उस वक्त तक वहां बैठना था जब तक वो वापस ना चला जाता, मगर मदारी ने खाली हाथ तो वापस ना लौटना था। उसने तो जेशवा तोड़ने थे। मदारी उठा और आगे बढ़ने लगा। बंदरों ने उसे कुछ नहीं कहा। मदारी ने खाने की कुछ चीज़ें उन बंदरों की तरफ फेंकी। दोनों बंदर वो चीज़ें खाने लग गए। इसी अरसे में मदारी ने जेशवा के गुच्छे और कई दाने तोड़ लिए और एक कपड़े के थैले में डाल लिए। जब वो वापस मुड़ने लगा तो बंदरों को ये इल्म हो गया कि वो जेशवा तोड़कर ले जा रहा है। मदारी भाग रहा था क्योंकि वो जल्द अज जल्द पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहता था, जहां मैं उसकी कामयाब वापसी का इंतजार कर रहा था, मगर बंदरों ने उसे चोटी पर ना पहुंचने दिया। उन्होंने उसे दबोच लिया। जेशवा के दानों वाला थैला दूर जा गिरा और वो मदारी को घसीटते हुए नीचे ले गए। मदारी चीख रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था, मगर मैं उसकी मदद करने से कासिर था। अगर बंदरों को मेरी मौजूदगी का इल्म हो जाता तो वो मुझे भी जिंदा ना छोड़ते। फिर वो मदारी को गार में ले गए। उसके बाद ना तो मैंने उसकी चीखें सुनी और ना ही कोई बंदर लौटकर बाहर आया। यकीनन उन्होंने मदारी का काम तमाम कर दिया होगा। मेरी खुशकिस्मती थी कि जेशवा के दानों वाला थैला वहाँ ही पड़ा रह गया था। मैंने मौका गनीमत जाना, दूरबीन से इधर उधर देखा, कोई बंदर नजर न आया तो मैं जान हथेली पर रखकर नीचे जाकर वो थैला उठा लाया और जल्दी से वापसी का सफ़र इख्तियार किया। मैं न जाने कितनी देर, कितने घंटे भागता रहा और थका देने वाले सफ़र के बाद मैं अपने ठिकाने पर पहुँच गया। थैले में जेशवा के 2 गुच्छे और मज़ेदार दाने मौजूद थे। जेशवा का एक दाना सुबह, एक रात को खाने में मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही अपने जिस्म में बेपनाह ताकत महसूस की। जोगी के शराब का असर ज़ायल हो गया था और अब मैं एक मुकम्मल मर्द बन गया था। मैंने जेशवा के बारे में जो कुछ सुना था वो सच से बढ़कर साबित हुआ। मेरी तो काया ही पलट गई, मगर मेरी वो भूल थी। मैं तो शराबों के पीछे भाग रहा था। जोगी के शराब का असर ज़ायल ना हुआ था। वो शराब मेरे ख़ानदान के साथ किसी जोंक की मानिक चिमट गया था।
मैं मलका महकूदा तक जा पहुंचा था। मैंने उसके हुस्न और जवानी की शराब भी पी ली, मगर मैं जिंदा रहा। मलका महकूदा का जहर मेरी जिंदगी ना छीन सका। मलका के लिए ये सब कुछ गैर मुतवक्का था। शायद जेशवा ज्यादा खाने से मेरे अंदर का जहर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जिसकी वजह से सब कुछ उलट पलट हो गया। मेरे अंदर भरे हुए जहर ने मलका की जान ले ली। वो मेरे सामने तड़प तड़प कर मर गई। मैं वो मंजर बर्दाश्त न कर सका और वहाँ से भागकर दूसरी पहाड़ी पर आ गया। मलका की मौत के साथ ही वहाँ एक ज़ोरदार धमाका हुआ। यूं लगा जैसे जलजला आ गया। मैंने देखा सोने की वो कान और मलका की रिहाइश का आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में धंसने लगी और फिर वो आंखों से ओझल हो गई और वहाँ एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसमें से आग और धुआं निकलता रहा। और फिर वो गड्ढा पानी से भर गया और वहाँ एक तालाब सा नजर आने लगा, जिसका पानी गहरा नीला हो गया। मेरी आरजुएं, मेरी ख्वाहिशात, उमंगें, गोया अचानक एक जलजला आया और मेरी खुशियों का महल भी आनन फानन जमीन में बोस हो गया। अब तारीख बरे आजम से मेरा जी उचाट हो गया था। मैंने सारा कारोबार ख़त्म कर डाला और वापस हिंदुस्तान लौट आया। मैं कई बरसों बाद रामगढ़ आ रहा था। हवेली की वीरानी देखकर मेरा दिल और भी दुखी हो गया। मैंने रामगढ़ में एक नई हवेली तामीर करवाई और फिर उसमें रहने के बाद वहाँ ही कारोबार शुरू कर दिया। कारोबार बेहतर अंदाज से चलने लगा। उसी दौरान समीता मेरी ज़िंदगी में खुशबू का झोंका बनकर दाखिल हुई और मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। जल्द ही हम शादी के बंधन में बंध गए। दुल्हन के लिबास में वो गजब ढा रही थी। वो हमारी सुहागरात थी, उमंगों और आरजुओं भरी रात। समीता किसी पर कटी चिड़िया की तरह मेरी आहनी बाजू में फड़फड़ा रही थी। सुबह का उजाला मेरे दामन में महरूमियों का अंबार लेकर आया। समीता मर चुकी थी। उसका जिस्म नीला पड़ गया था। लगता था उसके जिस्म में जहर फैल गया है। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही था। वो जेशवा का असर था, जो कि अब भी मेरे वजूद और खून में जहर बनकर दौड़ रहा था। उसके बाद भी 2 औरतें मेरी ज़िंदगी में आईं, मगर वो भी सुहाग रात को ही ज़िंदगी से नाता तोड़ गईं। बरसों बीत गए। मैं अब दिन ब दिन मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ। जेशवा खाने की मुझे कड़ी सज़ा मिली है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरे पास ढेरों दौलत है जिसका कोई वारिस नहीं है। मेरे दिल के आंगन में उदासियों के पतझड़ हर सू बिखरे हुए हैं। खुशियाँ तो मुझसे रूठ ही गई हैं। मैं आज भी यही कहता हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो जोगी के शराब ही की वजह से हुआ।